अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भू राजनीति से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स का इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प और जटिल विषय को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका ईरान संघर्ष की, जिसने एक ऐसा सिस्टमिक शॉक ट्रिगर किया है जिसने पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक्स और कूटनीतिक स्थिरता को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ एक विदेशी तनाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट है जो अर्थव्यवस्था से लेकर सीधे आम जनजीवन और इंडस्ट्री तक फैल चुका है। चलिए गहराई से इसका विश्लेषण करते हैं। इस संकट की गंभीरता और इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए सीधे इस बहुत बड़े आंकड़े से शुरुआत करते हैं। $800 मिलियन। युद्ध शुरू होने से पहले पाकिस्तान का जो वीकली ऑयल इंपोर्ट बिल लगभग $300 मिलियन हुआ करता था, वो अब छलांग लगाकर सीधे $800 मिलियन प्रति सप्ताह हो गया है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही संघर्ष कर रही हो, उसके लिए ये रातों रात लगा एक बहुत बड़ा वित्तीय झटका है। तो आज के इस एनालिसिस में हमारा फोकस इन 6 अहम पहलुओं पर रहेगा: दी ऑयल इंपोर्ट शॉक, इकोनॉमिक रेजिलियंस की तुलना, ऊर्जा संकट और ब्लैकआउट्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर का पतन, पाकिस्तान की कूटनीतिक मध्यस्थता की रणनीति और अंत में इसके भू राजनीतिक असर का एक निष्पक्ष मूल्यांकन। तो हमारा पहला पॉइंट है दी ऑयल इंपोर्ट शॉक। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल का ईरान पर जो हमला हुआ, उसने ही इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक संकट को असल में ट्रिगर किया है। ग्लोबल मार्केट्स में इसका असर एकदम साफ देखने को मिला। युद्ध से पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल के आसपास हुआ करता था, और अब ये सीधे $125 प्रति बैरल के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो अपनी तेल ज़रूरतों का 85 से 90% हिस्सा बाहर से खरीदता हो, उसके लिए इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों का ये उछाल लिटरली किसी तबाही से कम नहीं है। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इकोनॉमिक रेजिलियंस की तुलना। आखिर यह ग्लोबल प्राइस शॉक पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा घातक क्यों साबित हो रहा है? देखिए, दुनिया भर में तेल महंगा हुआ है, सही, लेकिन जो मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इसे आसानी से झेल लेती हैं। उनके पास पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार होता है और उनका घाटा कंट्रोल में होता है। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल अलग है। ये एक फ्रैजाइल यानी नाजुक अर्थव्यवस्था है, जहां विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने के कगार पर है, बाहरी कर्ज बहुत अधिक है और करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान छू रहा है। तो जैसे ही तेल का बिल बढ़ता है, डॉलर की कमी के कारण उनकी अपनी करेंसी तेजी से गिरने लगती है। और बिल्कुल यहीं से शुरुआत होती है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की। ये बहुत ही खतरनाक साइकिल है। जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो देश के अंदर फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन रातों रात महंगे हो जाते हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं। नतीजा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रुक जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी तरह से ठप हो जाती है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, यानी महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ एकदम रुक गई है। इस इंपोर्ट शॉक का सबसे सीधा और भयानक असर घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ा है। चलिए अपने तीसरे अहम पहलू पर आते हैं, ऊर्जा संकट और ब्लैकआउट्स। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था, जहां एक के बाद एक चीजें गिरती गईं। सबसे पहले कतर से आने वाली एलएनजी गैस की सप्लाई ब्लॉक हुई और तेल बहुत महंगा हो गया। इसके बाद जो पावर प्लांट्स इन महंगे ईंधनों पर निर्भर थे, वो बंद होने लगे। डिमांड और सप्लाई के बीच इतना बड़ा गैप आ गया कि पूरे देश में रोलिंग ब्लैकआउट्स शुरू हो गए। हालात असल में कितने खराब हैं, ये समझने के लिए सिर्फ इस नंबर को देखिए, 600 मेगावाट। पाकिस्तान के पास एलएनजी से बिजली बनाने वाले प्लांट्स की कुल कैपेसिटी लगभग 6000 मेगावाट की है, लेकिन फ्यूल की कमी के कारण ये प्लांट्स ढह गए हैं और अब केवल 600 मेगावाट से भी कम बिजली पैदा कर पा रहे हैं। ये लगभग 90% की गिरावट है। और इसका ग्राउंड रियलिटी पे क्या असर हुआ? शहरों में हर दिन 4 से 6 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 8-8 घंटे से ज्यादा की बिजली कटौती हो रही है। सरकार को कमर्शियल गैस सप्लाई रोक कर उसे घरों की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा है। और ये सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन गैस की किल्लत इतनी ज्यादा है कि आम लोग खाना पकाने वाली गैस को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर ले जाने को मजबूर हैं। ये कोई आम समस्या नहीं है, ये एक सिस्टमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल कोलैप्स का स्पष्ट संकेत है। अब जब ऊर्जा सेक्टर इस तरह से चरमरा जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का गिरना तो तय है। चलिए चौथे सेक्शन में इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉलआउट्स पर नजर डालते हैं।
हो क्या रहा है कि एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का खर्च लगातार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आसमान छू रही है। इसका सीधा असर कंपनियों के प्रोडक्शन कॉस्ट पर पड़ता है। इस वजह से कारखानों का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट तेजी से नीचे जा रहा है और जाहिर है प्रोडक्शन कम होने का मतलब है नौकरियां जाना और देश के एक्सपोर्ट कैपेसिटी का पूरी तरह से खत्म हो जाना। ये बात सिर्फ एनालिस्ट नहीं कह रहे हैं, इस नुकसान की पुष्टि खुद पाकिस्तान के उच्चतम स्तर से हुई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ऑफिशियल बयान है कि इस युद्ध और ऊर्जा संकट ने पिछले लगभग 2 वर्षों के आर्थिक स्थिरीकरण को उलट दिया है। मतलब IMF के बेलआउट और तमाम कोशिशों के बाद जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई भी थी, वो लिटरली वापस जीरो पर आ गई है। इन सब के बीच इस गहरे आर्थिक संकट से निपटने के लिए इस्लामाबाद ने एक नया रास्ता चुना। हमारा 5वां सेक्शन है द डिप्लोमैटिक मीडिएशन स्ट्रैटेजी। यहाँ से टाइमलाइन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होता है और फिर पाकिस्तान ने एक जियोपॉलिटिकल मीडिएटर के रूप में कदम आगे बढ़ाया। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे की एक मैराथन बातचीत आयोजित हुई। फिर मिड अप्रैल में ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने पाकिस्तान के कई क्विक और अहम विजिट्स किए, जिसका नतीजा एक एक्सटेंडेड सीज फायर के रूप में निकला। इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के डेलीगेशंस को होस्ट किया और अब वो दूसरे राउंड की भी प्लानिंग कर रहे हैं। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए फील्ड मार्शल असीम मुनीर सहित पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका एक बड़ा कूटनीतिक फायदा पाकिस्तान को मिला। वो सऊदी अरब से ज़रूरी फाइनेंशियल हेल्प और डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स यानी तेल का पैसा बाद में चुकाने की अहम सुविधा हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन एज ए जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये पूछना ज़रूरी है कि क्या ये सब सच में काम कर रहा है? हमारा छठा और आखिरी सेक्शन है इवैल्यूएटिंग जियोपॉलिटिकल इफेक्टिवनेस। अगर हम एक बैलेंस शीट बनाएं तो एक तरफ सक्सेस है, सीज़फायर अभी भी होल्ड कर रहा है और सऊदी अरब की मदद से $3.5 बिलियन के बायलेटरल लोन्स चुका दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्रेडिबिलिटी डेफिसिट यानी साख का एक बहुत बड़ा गैप है। अमेरिका और ईरान दोनों ही साइड के ऑफिशियल्स को इस मध्यस्थता पर भारी शक है और घरेलू स्तर पर फाइनेंशियल स्ट्रेन अपने चरम पर है। इस शक की ठोस वजह भी है। अमेरिकी रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप शायद ईरानी हितों को प्रोटेक्ट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एक ईरानी सांसद ने तो पब्लिकली कह दिया कि अमेरिका ईरान वार्ता के लिए पाकिस्तान एक सूटेबल इंटरमीडियरी यानी उपयुक्त मध्यस्थ है ही नहीं। तो दोनों ही साइड से पूरा अविश्वास साफ दिखाई देता है। और अगर देश के अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की गहराई को समझना है तो इस्लामाबाद के सिरीना होटल का ये किस्सा अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। पीस टॉक्स के लिए जो अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन वहां आए थे, पाकिस्तान सरकार उनका होटल का बिल तक नहीं चुका पाई। हालात इतने खराब थे कि होटल के मालिक को मजबूरन वो बिल कॉम्प्लीमेंट्री यानी मुफ्त करना पड़ा। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है। तो अंत में ये पूरा सिनेरियो हमें एक बहुत ही अहम और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या पाकिस्तान की ये कूटनीतिक कोशिश इतनी फाइनेंशियल गुडविल जनरेट कर पाएगी कि वो अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को कोलैप्स होने से बचा सके, वो भी इससे पहले कि उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर उस पॉइंट पर पहुंच जाए जहां से वापसी मुमकिन ही ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही इस पूरे रीजन का भविष्य तय करेगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स का धन्यवाद। हम जल्द ही ऐसे ही एक और गंभीर और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के साथ लौटेंगे।